बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम आज के प्रोग्राम में जी मेहमानों को भी मदऊ किया है, जिनकी बर्थडे है उनको विश करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में खबरों से आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ें। खबरें क्या हैं हमारे पास? आज की पहली खबर महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर ये है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है। डीजल के नर्ख बरकरार हैं। वज़ीर आला ने दौरा किया जी वाघा बॉर्डर का और परेड ग्राउंड की तौसीक़ का फैसला भी किया। ट्रैफिक लाइसेंस फीस में इजाफा आज से होगा। गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रांसफर से कबल ई चालान की वसूली। और इसके बाद हल्का NA 128 में मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ले जी, ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। और वकास ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जैसे पेपर से पहले एंड वाले लम्हे तक तैयारी हो रही होती है ना, कि बस पेपर आ जाए इससे पहले पहले हम तैयारी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बस शुक्रिया वकास, लाइटर नोट पे कह रही थी क्या अखबार में से निकालना चाह रही हैं? मैं जब आप टॉप स्टोरीज पढ़ रही थी तो मैं ये देख रहा था कि पिछले चंद दिनों से अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबर जरूर देखने को ये मिलती मैं भी है। फील कर रही हूँ क्योंकि हम ढूंढते थे अच्छी खबरें। देखिए ऐसा कभी होता ही नहीं था कि अखबारात की जो यानी आप टॉप खुश हैं स्टोरीज पेट्रोल हैं, सस्ता होने से? पेट्रोल सस्ता होने से भी, फिर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे वो मुकम्मल CM साहब कह रहे हैं कि मैंने करके जाने इलेक्शन से पहले। चलें जी, जो भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र अदा करना चाहिए कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। तो सबसे पहली खबर पे आ जाते हैं। 8 रुपये पेट्रोल सस्ता। अब आप उन लोगों में शामिल तो नहीं कि अभी हम रिपोर्टर किसी को बाहर भेजे तो कि जी इससे ज़्यादा होना चाहिए था, ये तो बहुत कम है, या तो मतलब महंगाई इतनी है, क्या कहेंगे? देखें ये जो शिकवे शिकायतें हैं, ये ख्वाहिशात हैं, ये तो रहती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि 150 का हो जाए लेकिन आप ये सोचें 300 प्लस था। मैं रात को ये डिस्कस 333 रुपए मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी 333 कहाँ तक अगर गया था और वापस मुझे आया है, वापस कहाँ तक। चलो बैग आना तो चले शुरू हुआ। 60-70 पे कम हुआ है ना। नहीं 93 रुपीज से ज्यादा का फर्क है। 94 रुपीज का इम्पैक्ट है। कैलकुलेशन फिर भी और देखें क्या जिन्होंने अपनी चाहिए? जेब से दिलवाना होता है। और ऑब्वियसली इसमें बड़ा फर्क है। इसमें इसका मतलब है कि 1 लीटर आपको फ्यूल एक तो डायरेक्टली आपको बचत हो गई है ना। फिर इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हमें देखना है ना। जब भी पेट्रोलियम मसाले की कीमतें कब बढ़ती हैं तो जितनी भी अशिया हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो एटलीस्ट अगर अभी कम नहीं होंगी तो बढ़ेंगी नहीं। बात से तो एग्री कर लेती हूँ कि बढ़ती हैं, मैंने अगली बात आपने कम सुनी ना कि अगर कम अब अगर नहीं हुई ना तो एटलीस्ट बढ़ेंगी तो नहीं है ना। तो 2 महीने लोगों को एक बजट अपना मेंटेन करने के टाइम भी मिल जाता है, मिनिमम 15 दिन। और फिर दूसरी बात अच्छी बात ये है कि कुछ साइन एंड सिंबल ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वाकई हम जो एक पिछले चंद माह कबल एक बूस्ट आया था इन्फ्लेशन में और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ये आर्जी है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, अल्लाह करे तो वापस अच्छा राव साहब, क्योंकि आजकल इलेक्शन की जो सरगर्मियां चल रही हैं सारी कवर भी कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं लोग ये इलेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है, बाद में महंगाई वही कुछ होगी, वाकई ऐसा है? नहीं, अभी फिलहाल तो आप ये इम्पैक्ट जो अभी आ रहा है ये तो आपको कोई 4-5 रुपए का डॉलर का फ़र्क पड़ा है जो आपने कैलकुलेट नहीं किया। 84-85 रुपये से डॉलर 279 पे गुज़िश्ता रात ट्रेड हो रहा था। एक तो वो इम्पैक्ट है, कोई 3-4% उसका लगा लें और कोई बस वही है मेरे ख्याल में, और इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं क्योंकि पेट्रोलियम लेवी आप वसूल जो कर रहे हैं वो 55 से 60 रुपये आप कमिटेड हैं IMF के साथ, वो आप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 333-34 रुपये से पेट्रोल का वापस आना, यानी ये 94 या 95 रुपये का ये इम्पैक्ट है। मगर देखना हमने ये है कि क्या इसका वाकई में जो चीज़ों अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ था, क्या अब वो उसी रफ्तार से या अगर 31% ट्रांसपोर्टर्स नहीं किराए कम करते हैं, 31% जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें कमी वाक़या हुई है, तो क्या अशिया खुरोनोश की कीमतों में उसका इम्पैक्ट 15% भी आया है? तो इसमें अभी मार्केट की अगर सूरत हाल देखें या हमारा कोई रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली या सईद अहमद सईद अगर किसी मार्केट में होंगे तो वो आपको बताएंगे कि उसका हमारी मार्केट पे जो यानी बराह रास्त जो अशिया खुरोनोश की खरीदो फरोख्त है उसमें ज़ीरो इम्पैक्ट है।
तो ये बदकिस्मती है, ये इसको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जब अगर आप मंडी में ऑक्शन के भाव देखें अशिया खरोनोश के, जो कि आपके किचन की ज़रूरियात हैं, उनके अगर आप मंडी में देखें तो रेट्स देखें, और फिर उसके बाद आप परचून मार्केट में जब आप ठेला फरोश या सब्जी फरोश, तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये एक तो होता है ना कि 10 रुपए की चीज़ अगर आई है तो वो 20 रुपए में बिक रही है, वो 20 रुपए में नहीं बिक रही, वो 25 से 30 रुपए में बिक्री होती है। तो ये इस पर हम हमेशा बात करते हैं। इसमें जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो इदारे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं, उनकी कमज़ोर गिरफ्त है इस हवाले से। इस गिरफ्त को अगर मजबूत करें तो मैं समझता हूँ कि लोगों को 30 से 35% तक बगैर सिर्फ आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। अब ये बराह रास्त रिलीफ है। मिसाल के तौर पे अगर आलू प्याज टमाटर या इनकी जो कीमतें मंडी में हैं, अगर मंडी में जो कीमतें अगर आप वो देख लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो बहुत बड़ा एक जो फ्रॉड है। कोई ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की मद में वसूल कर रहा है आपसे, कोई आपसे ये डबल लिफाफा लगाने की मद में वसूल कर रहा है, कोई आपको कहते हैं जी हम कारपोरेशन वालों को भत्ता देते हैं, या वो इंक्रोचमेंट, वो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें। और ये वो एलिमेंट हैं जो कि लम्हा फिक्री हैं। अब इसमें बराह रास्त जो इम्पैक्ट आना चाहिए, 31% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 3 माह में फ़र्क पड़ा है, उसकी कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन अब इसको अगर 20% भी आप कर लें तो आप सोचें आपके किचन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, खासा फर्क पड़ जाएगा। और ये इस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। यानी ग्रोसरी का आपका जो बिल है वो 20% कम होना चाहिए। अगर हमने हर चीज को रिलेट किया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, वो हमने इजाफे के लिए किया हुआ है, कमी के लिए हमने नहीं रिलेट किया राव साहब। एग्जैक्टली इसमें यही है बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है हमारा। ऐसे एक चीज देखें राव साहब, अगर प्राइस जिस तरह से अब बढ़ती हैं, अगर कम भी होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट को खुद होता है कि वो पब्लिक प्रेशर से बाहर निकल सकती है। लेकिन इसके बावजूद वही बात आ जाती है कि उस तरह से, लेकिन चले कुछ तो अच्छा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग आप कह सकते हैं, कुछ तो बेहतर हो रहा है ना। मगर जो एग्जीक्यूशन है जो प्राइसेस के हवाले से हम देखते हैं वो कभी भी नहीं हुई। ये इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने जो मांगे तांगे के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। अब बात पेट्रोलियम मसनूआत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तरफ चली गई है, तो मांगे तांगे की हुए ना कि एक बंदा लाइफ स्टॉक का एम्प्लॉई है, अच्छा 16 ग्रेड में, उसको हमने मजिस्ट्रेट बना दिया, वो होम डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बन गया। अब वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि उसने अपनी आगे 5-5, 6-6 की फौज रखी हुई है प्राइवेट, जो सारी फर्जी कार्रवाइयां हैं। सिर्फ उसमें ये जरूर होता है कि जी फलां शॉप पे गए और उसकी फोटो बना ली, बस जी हमने ये 20 दुकानों का विजिट किया है, 20 दुकानों में से 20 दुकानों में जिनका विजिट करते हैं उनकी चीखें निकलवाते हैं, और हर रोज ये इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। और नहीं दोबारा जाएं तो वो दुकानें उसी तरह होती है। राव साहब मुझे एक और खबर है स्टूडेंट्स के लिए अच्छी एक खबर ऐड कर लेते हैं जी। तलबा अब घर बैठे ऑनलाइन ई पेमेंट, एनओसी, डुप्लीकेट सनद की तस्दीक और माइग्रेशन का हसूल आसानी से मुमकिन होगा। बड़ा रिलीफ दिया। लाहौर बोर्ड की सर्विसेज ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह किया गया है। वकास, एक कमेंट आपका चाहिए, फिर मैं राव साहब की तरफ आऊंगी। देखिए, दुनिया तो बहुत पहले की डिजिटलाइज हो चुकी है। दुनिया तो बहुत पहले की डिजिटलाइज हो चुकी है। चले हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने लोगों को कतारों में खड़ा नहीं करना। एक फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, हर बंदे के पास इंटरनेट ऑलमोस्ट अवेलेबल है, हर घर में तो है, मोबाइल फोन पे आप हर घर में इंटरनेट अवेलेबल है। तो जो लोगों ने बाहर आके कतारों में खड़े होके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा के और फिर गवर्नमेंट को कोसना भी है। अच्छा, मुझे अल्टरनेटली वो मैंने जब किसी का सुना है ना कि कोई अपनी इस तरह से कवायद इकट्ठे करने के लिए लाहौर बोर्ड गया, वहां से डाटा मुश्किल से मिलता है। उसकी रीजन ये है ना, फेल हो जाएगा सिस्टम, मुझे तो लगता है। नहीं, देखें वो तो ग्रेजुअली जब आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए, पंजाब पुलिस का सारा रिकॉर्ड हो चुका, लैंड रिकॉर्ड का बहुत सारा हो चुका, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का आपने डिजिटलाइज कर लिया। ये बिल्कुल ये नज़रअंदाज था। मतलब
इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर क्या बहुत पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाएगा यहाँ से? देखिए उन्होंने सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज करना है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का आप देख लें, डिजिटलाइज जिन्होंने तो ऑब्वियसली आपको पंजाब सारा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ने करना जिन्होंने 2010 में भी यहाँ से ग्रेजुएशन की है, पास आउट हुए हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट और उनका रिकॉर्ड अभी भी डिजिटल आपको अवेलेबल है, एक्सेस हो सकता है। तो वो पेपरलेस कंट्री की तरफ जा रहे हैं। और सीएम साहब ने भी कल कहा था कि राव साहब, इस मद में जो पैसे लिए जाते थे उनका क्या बनेगा? देखिए पैसे तो फीस तो चार्ज की जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। सहूलत ये है ये कि ऑनलाइन भी चार्ज की जाएगी। सहूलत ये है कि आमतौर पे आपको पता है कि जब बच्चों के दाखिले जाने होते हैं तो मदर्स को फिर इसमें एफर्ट करना पड़ती है, बच्चियों के साथ मदर्स को आना पड़ता है और आकर वो फीस जमा करवाते हैं कितारों में लग के, 2-3 चक्कर लगाने और ये सॉरी कितारों में राव साहब एजेंट भी पैसे एजेंट माफिया उसमें हो जाता है। उसमें फिर इनके अब तो खैर बहुत ज्यादा, किसी जमाने में बहुत सिर्फ 2-4 बैंक्स होते थे इस पैनल पे कि बस यहाँ पर फीस जमा हो सकती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रश होता था। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के 9th-10th के जो तादाद है बच्चों की, वो तमाम जो कोर्सेज हैं उसके अलावा इन 4 सालों में बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की सामने आती है। तो फीसिस के जमा करवाने में, सबमिट करवाने में बहुत बड़ा एक यानी ये हर टास्क की लगता था ना पूरा होने वाला टास्क। तो अब एक सहूलत है, ऑनलाइन ई पेमेंट, एनओसी, डुप्लीकेट सनद की तस्दीक और माइग्रेशन का असूल, ये सारी चीज़ें अब अगर घर बैठे मिलेंगी तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। हम दुनिया तो इससे बहुत पहले जा चुकी है, डिजिटाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका हुआ है सिस्टम के, यानी अब तो हमारा हमसाया मुल्क है दिल्ली में, जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं केजरीवाल, उन्होंने तो अपने लोगों को ये कह दिया कि आपको सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी ऐप पे जाएं और नुमाइंदा स्कैनर लेके आपके घर आएगा, आपके तमाम ये डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे रखने हैं तो फलां वक्त भी आप देंगे। ये नहीं है कि वो अपने 9 to 5 वाले टाइम में आ गया तो आ गया। और हमारे जो सरकारी दफातर में टेंडेंसी ये है कि वैसे काम करना कोई नहीं, और नहीं आपको सरकारी दफातर में कुर्सियों में कोई मिलेगा ही नहीं, और 2 बजे नहीं जब से सीएम साहब हैं मौजूद हैं तो 2 से 3 बजे तक वो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये ना नहीं, वो डर से आते हैं कहीं सीएम साहब उनके ऑफिस में ना आ जाए। ट्रेड यूनियंस बनवा के हमने सरकारी इदारों में जो रहती सहती एक थी ना थोड़ी उनकी साख, हमने उसका भी बेड़ा गर्क कर लिया है। जत्थे के जत्थे ट्रेड यूनियंस में शामिल होते हैं जो सरकारी इदारों में बनी होती हैं। सीबीआई यूनियन जी बड़ा ये डेमोक्रेटिक राइट है, और डेमोक्रेटिक राइट ये है कि पेंशनर बेचारा सर्दी में मर रहा है, उसको पेंशन दें यार, उसकी पेंशन दें। एक 80 साल की बुजुर्ग खातून पेंशन के लिए 10 चक्कर लगा रही है इतनी ठंड में, उसको पेंशन दें यार, उसके लिए काम करवाएं। आप आपने सरकारी इदारों में आपने जो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया तो ये यूनियंस बना के, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई खिदमत आप करने जा रहे हैं अच्छे रास्ते पे। तो दुनिया बहुत ज्यादा, ये लाहौर बोर्ड भी सियासत की नजर ही रहा है। लाहौर बोर्ड में भी यूनियन बाजी और इन सारी चीज़ों से आपको एक अच्छा मौका है कि चले लोगों को जाना ही नहीं पड़ेगा, इनके मत्थे ही नहीं लगना पड़ेगा मनूसों के। तो जाहिर है एक बहुत बड़ी ये फैसिलिटी है, इसको अगर आप इसकी एग्जांपल पता क्या बेहतरीन, हमने हर किसी ने भुगता हुआ है ये ड्राइविंग लाइसेंस वाला। जिस दिन का लर्नर और रिन्यूअल ऑनलाइन हुआ है, सेंटर्स पे रश कम हो गया, लोग घर बैठे अपना ऑर्डर करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे ना, अवेयरनेस का इशू है और फैसिलिटीज तो आपके पास अवेलेबल है ना, फैसिलिटी दी है, अब आपने उससे फायदा उठाना है। अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, वजीर आला ने वाहगा बॉर्डर का दौरा किया है। वाहगा बॉर्डर परेड ग्राउंड की तौसी का फैसला किया गया है। अच्छा, कुछ इवेंट्स में जाना हुआ और ऐसे ग्राउंड के हालात होते थे कि आपके पास कैपेसिटी थी नहीं, तो मेरे ख्याल से बहुत अहम फैसला किया गया है। राव साहब देखिए, हमारे पैरेलल बिल्कुल जो अटारी का एरिया बनता है वाघा के मुकाबले में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा परेड ग्राउंड इंडिया ने बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी वहाँ पर ऑब्वियसली आता है देखने के लिए। तो अब इसकी कैपेसिटी तकरीबन 6000 बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6000 कैपेसिटी इसकी है। तो वो एक सिंपल सा वो एक लाइक आप समझ लें कि रोड के ऊपर जैसे वो उस तरह की एक सिस्टम है।
तो मुतअद्दिद मरतबा जाने का इत्तेफाक भी हुआ है, लेकिन बहुत कंजस्टेड है। इसको बढ़ाने के हवाले से अब चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी परेड का मुआयना किया है, तो अगर बेहतर है अगर इसको बढ़ाया जाए, क्यों नहीं इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। खास तौर पे मेरा तो जाना हुआ है आई थिंक एक दफा 23 मार्च पर और एक दफा 14 अगस्त के मौके पर, तो कितने लोग तो बाहर वेट कर रहे होते हैं जिनको अंदर आने बहुत बड़ी तादाद में इन 14 अगस्त को, 23 मार्च को या ईदैन के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा तफरी के तौर पे भी वहाँ पर जाते हैं, तो बल्कि बाहर से कोई डेलीगेट्स आते हैं तो वो परेड देखने के लिए एक इवेंट है उनके लिए पूरा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना तो पार्किंग का वहाँ पे कोई खातर ख्वाह ऐसा एहतमाम है कि वो अब ये एक बड़ा स्टेडियम लाइक इसको बनाएंगे परेड को, तो उसके लिए फिर आपको तैयारियां भी उसी तरह की करनी है, उसके इंक्लोजर्स को गर्मियों में किस तरह से लोगों को वहाँ पे बैठने की सहूलत देनी है, क्योंकि वहाँ जब गर्मी में ख़ास तौर पर अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो जाने का, जब 14 अगस्त को होता रहता है हमें जाने का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, तो ये साथ में जो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इनको भी यकीनी बनाना है। तो एक्सटेंशन अगर होती है, इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ती है 20,000 या इससे ज़ायद बनाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, बिल्कुल बनाना चाहिए। और साथ में बेसिक फैसिलिटीज़ का भी ज़रूर जो ख्याल है वो भी रखने की ज़रूरत है। तो ये एक जज्बा है जिसको लोग देखने जाते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों को जब लोग लेके जाते हैं तो ये दिखाने के लिए वो पैशन, और वो बच्चे भी पैशन और वहाँ जाके आप फील भी वो पैशन करते हैं। तो एक ज़ाहिर है मिली यकजहती का एक तरीका है, लेकिन वो एक अलग बात है कि दुनिया चांद पर जाने की तैयारी कर रही है और हम आज भी पाँव उठाने की बात कर रहे हैं कि किसका पाँव ज्यादा ऊपर है, वो एक अलग डिबेट भी है। ये बस तो एक मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन तो है आपकी बात में, हम भी चांद पे जाएंगे क्या हो गया, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ठीक है, हम बहुत सारे पीछे हैं, लेकिन साहब हमारे रिसोर्सेज भी इतने हैं ना, हमारे तो 7 दहाइयाँ हुई हैं हमें मुल्क बने हुए, 10 लाख और नहीं ये जिस तरह मिसालें 10 लाख देख रहे हैं रिसेंटली, अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप में चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब आप में वकास साहब हम लोग अल्लाह का शुक्र है बरसरे रोजगार हैं, 10 लाख नौकरियां आपको चाहिए। आप मुझे हर रोज लोग, जब से खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो हर रोज हर कोई ये तवक्का लगाए बैठा है कि हमें नौकरी, अब बच्चे को नौकरी लगवा मुझे इस चीज से आपसे सख्त इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ की वजह पता क्या और है? बहुत ज्यादा मतलब क्या नौकरियां दे आप यार लोगों को, आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपके पास नौकरी है ना, आप नहीं, मैं जो मेरी बात आप सुने ना सर, आपके पास है, जो आपके पास, आपने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज एक आपको बात बताऊं सर जी, मैं सुन लेना, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि मास्टर डिग्री होल्डर्स की तादाद है ना, वो पता कौन है? जिन्होंने घर बैठ के प्राइवेट में इस्लामियात में या इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस में या पंजाबी में कर लिया है। भाई आपकी, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपकी इकोनॉमी में गुंजाइश ही नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी में गुंजाइश नहीं है। मुझे ये बताएं, एक बच्चा, मुझे एक चीज बताएं, वो बात ठीक है आपकी, एक बच्चा जिसके पास कंप्यूटर साइंस की, IT की, इंजीनियरिंग की डिग्री है, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने किया है, क्या वो जॉब नहीं कर रहा? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि फिर आप ऐसा करें, हर एक को सरकारी नौकरी कहां होती है साहब? आपके यहाँ 2 से 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं ये ग्रेजुएट्स होते हैं, तो फिर सारों को IT करा दें आप। आपकी यूनिवर्सिटियों की कैपेसिटी इतनी है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला के, आप सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। बच्चों के लिए एडमिशन का बंदोबस्त आप कर नहीं पाते हैं। पहले एडमिशन का बंदोबस्त, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, लेकिन वो ओपन कंपटीशन है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हमारे मुल्क के हालात सारों को आप इंजीनियर तो नहीं बना सकते। अब आप सब्जेक्ट की बहस में पढ़ गए हैं, दोनों सूरतों में ना सपोर्ट ही नहीं करते हमारे मुल्क के हालात। खैर आगे बढ़ते हैं जी। साथ ही साथ कल CM साहब ने कहा जी मामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, बीबी पाक दामन तोसी मंसूबा, कुर्बान लाइन, पुलिस अपार्टमेंट का मुआयना भी किया। 31 जनवरी तक बंद रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा, यानी आज मेरे ख्याल से कोई 16 तारीख तो है राव साहब जी, तो ये काम हो जाएगा। 31 की डेडलाइन है। मैं देख भी रहा था कल जब चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए भी हैं, ग्राउंड पे काम हो रहा है, कुछ तकरीबन 60% से ज्यादा काम हो चुका है। मेरा ख्याल है वो उसकी जो फाउंडेशंस वगैरह थी उस पर काफी हद तक काम हो चुका है। हबीब कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो काम कर रही है, बड़े कमिटेड है शायद सलीम साहब, और इस पे उन्होंने ये मेट्रो की जो आपकी ऑरेंज लाइन है ये ऑपरेशनल तो 2022 में हुई, 2021 में ऑपरेशनल हुई, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था उन्होंने वो 2017 में, अप्रैल 2017 में उन्होंने आखिरी जो
यूट्यूब गर्डर्स था वो भी लॉन्च कर दिया था लक्ष्मी चौक में, मैं उसका भी विटनेस हूँ। तो कंपनियों की कैपेसिटी बड़ी है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी इस वक्त कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज एक्सेस कॉरिडोर के हवाले से आ रही हैं, वहाँ पर आपने पैसेजेस के हवाले से वहाँ पे, और बड़े कम टाइम में, इतने टाइम में तो ये मुझे लगता है कि रिकॉर्ड होगा कि इतने टाइम में आपने ये 12-13 किलोमीटर का जो एक ट्रैक है इसको बनाने जा रहे हैं, और बिल्कुल ये सेपरेट होगा। तो इसको 31 को अगर खोलते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जी अब आपके पास वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो इसलिए जी ट्रैफिक लाइसेंस फ़ीस में इजाफा आज से होगा। कार मोटरसाइकिल के फ़ी लर्नर परमिट की फ़ीस 500 रुपये, जो कि पहले आई थिंक 60 रुपये थी। शहरी अब 2 से 3 और 5 साल तक के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। टोकन टैक्स की तरह ई चालान की अदम अदायगी तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। आगाही के बावजूद ई चालान जमा ना करवाए गए तो गाड़ियाँ ब्लॉक कर दी जाएंगी। अच्छा जी, ट्रैफिक लाइसेंस फीस पे पहले बात कर लेते हैं वकास। अच्छा ना, एक तो ये बहुत अच्छा है हुआ इस सेंस में कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ किया कि यार ये हमारा एक इशू है, जो कि शहर की कीमती जानें भी ज़ाया उसमें जा रही थी, रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे थे ट्रैफिक जैम में, और लोगों का जो एक माइंडसेट था कि उन्होंने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करना, वो भी ख़त्म हो रहा है। कल के परसों किसी ने सवाल किया सीएम साहब ने, सर देखें वो बच्चों को आप FIR दे रहे हैं छोटे छोटे यू टर्न्स पे, तो उन्होंने कहा कि वायलेशन हो रही है, यानी कि जी हो रही है, तो उनकी वायलेशन को मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा किया है। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे सिर्फ ये है कि लोगों को रियलाइज़ करवाया जा सके कि वो जो छोटा सा पेपर का टुकड़ा आपके पास है वो उसकी कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो वर्थेबल है। तो बहुत टाइम दिया उन्होंने, 1 जनवरी को करना था, लेकिन उन्होंने सीएम साहब ने 15 दिन और आगे दे दिए, तो आज से फीसों का इजाफा हो गया है। डिफरेंस सिंपल ये आया है, पहले जो आपकी 5 साल का लाइसेंस बनता था, जितनी उसकी फ़ीस थी वो अब आपको एनुअली करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर 950 रुपया पहले था मोटरसाइकिल और गाड़ी के कार के लिए, अब आपको 1800 साल का देना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप पहले ऑटोमेटिकली 5 साल का बनता था, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 साल का बनाना है, 2 साल का, 3 का, या फिर 5 साल का बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का सिर्फ ये है। अब देखें कितने जब से ये गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है ट्रैफिक लॉज को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, आपके रोड एक्सीडेंट कम हुए, आपकी ट्रैफिक फ्लो बेहतर होना शुरू हो गया है। तो बेसिकली आपने लोगों को माइंडली ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा वकास, अगर किसी ने 5 साल का बनाना है तो वो इकट्ठी फीस आप जमा करा के 5 साल का लाइसेंस बिल्कुल दे सकता है, इकट्ठी एनुअली भी लोग रिन्यू करवा सकते हैं। बेसिकली लोगों को ये रियलाइज करवाना है कि भाई ये वर्थ करता है, इसको जब लोग पैसे देंगे ना फिर लोगों को उसकी कदर भी होगी, ठीक है। और जब लोग पढ़ के एटलीस्ट साइंस सिंबल्स और टेस्ट दे के रोड पे आएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो वो उनके माइंडसेट में होगा ना कि मैंने देखना है। टोकन टैक्स की तरह ई चालान की अदम अदायगी तक गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा इक़दाम है। ये तो वैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी आप कोई गाड़ी की सेल परचेज होती है तो आपको वो पे करना पड़ता है बिफोर ट्रांसफर, जब आप ट्रांसफर करने से पहले ही आपको ये करना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसको ज़रा जो ई चलान का इशू है वो उसमें वो बेचारा ई चलानिंग जो है वो फंसी रही है। हाई कोर्ट और पंजाब असम्बली के माबैन और गवर्नेंस के उसमें इश्यूज थे, लेकिन जो सेफ सिटी के बारे में ये कहें कि सेफ सिटी ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन किसी का चलान किसी के घर में और फोटो के साथ जरूर भिजवा है। ये बड़े आपको बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात भी आए हैं कि एक रिक्शे के पता नहीं आबिद चौधरी ने और बड़ी क्लियर पिक्चर, मेरी गाड़ी का चालान आया कलमा चौक फ्लाईओवर से, और बड़ा 259 पता नहीं कितने चलान एक ऑटो रिक्शे के वो पकड़ा गया, और इस तरह की खबरें भी बड़ी आई। तो अभी बहरहाल जो सेफ सिटी का जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो तो डिफरेंट था कि शहर को ना सिर्फ सेफ रखना है, बल्कि ये जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं, जो सिग्नल जंपिंग हम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं, हर दूसरे सिग्नल पे आपको नज़र आती है, अभी भी हो रही होती है। इकबाल टाउन के सिग्नल पे था तो वो वार्डन साहब खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जा रही है, लेकिन कैमरे से जो लोग गुजर रहे हैं उनकी फ़ोटो आई जा रही है, तो वो कैप्चर हो रहे हैं। तो बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये एक ई चलानिंग अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ इससे थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा था
फिर उसके बाद जब ये कंट्रोवर्शियल हुआ, केस हाई कोर्ट में गया और फिर इसका पता नहीं अब इसका पता नहीं क्या फ्यूचर है या इसकी लीगल हैसियत क्या है, मुझे इसका इल्म नहीं है प्रॉपरली। बट इशू इज दिस के इनके जो जुर्माने हैं इनको अब जब आप जंप करते हैं सिग्नल तो उसके बाद ये एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पे करना ही करना है, जो मर्जी आप कर लें, कहीं तो आपको पे करना किसी ना किसी स्टेज पे करना है। तो गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले में ऐसा होता है कि 22 चालान निकलते हैं या 15 चालान निकलते हैं तो वो आपको पे करने पड़ते हैं सारे, फिर ही वो ट्रांसफर होती है गाड़ी। तो ये अच्छा है, इस पे कदम भी लगा दिए। इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप कवानीन की पाबंदी करें। अदरवाइज कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी पैसे बनाने के लिए सब किया जा रहा है, हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे तो ये सब नहीं होगा। देखिए फायदा किसका है, हमारा, हम का ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अगली खबर की तरफ आएंगे और अगली खबर ये है जी N128 में ओन चौधरी और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हल्का N128 में मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। राव साहब 22 उम्मीदवार तो हैं, लेकिन इसमें 22 उम्मीदवारों में सारी जमातों के कैंडिडेट्स भी हैं, मगर जो PTI के सलमान अकरम राजा उम्मीदवार हैं यहाँ से, और इससे कबल शफकत महमूद साहब ने अपने जो कागजात नामजदगी थी वो वापस ले लिए। वो ही वाज ट्वाइसली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, तो वो बाहर हुए रेस से। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब जो न्यूली अडॉप्टेड एक कैंडिडेट हैं तो वो अब आए हैं। दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग नून और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार है ओन चौधरी वहाँ से, तो काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ओन चौधरी का जो एटीट्यूड है वो अवामी नहीं है, क्योंकि पिछले जो 20-25 साल से हमने उनको देखा है, हमने उनको वो राइट और लेफ़्ट पे देखा है, कभी इमरान खान के और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब के। तो अब वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि शायद नवाज या शहबाज शरीफ की राइट या लेफ़्ट आने की, तो स्पेस नहीं मिलेगी वहाँ पे स्पेस है ही नहीं, वहाँ पे स्पेस है ही नहीं। तो अब इस हल्के से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। फिर उकाब का निशान कोई ऐसा कुछ फेमिलियर नहीं है। आम तौर पे तो बल्ला, तीर और जो दीगर इंतखाबी निशानात हैं वो तो बल्ला तो खैर निशान है ही नहीं उसमें, जो कि बदकिस्मती इसको कह लें या बैड लक कह लें उनकी, जो बोते रहे आज वो काटना पड़ रहा है उनको, क्योंकि कल का वो टाइम था। देखिए कल की बात है अभी के लोगों के इंतखाबी निशान गायब करवा रहे थे और आज अपने से महरूम हुए। ये बहुत बेरहम चीज़ है, बहुत बेरहम चीज़ है। और कहाँ पर 2035 तक प्राइम मिनिस्टर रहने की प्लानिंग और कहाँ पर अब अडयाला जेल। तो ये सारी चीज़ें हमने इस बेरहम सियासी मंजरनामे पे अगर हम बात करेंगे तो फिर ये बहुत तलख हमारी ये हकीकत है। हमने रियलाइज नहीं किया कि हमारी कौम की जरूरत क्या है। हमने वही रवायती नारों से आज भी वही रवायती कोई संजीदा नहीं है, कोई संजीदा नहीं है कि हमें हर साल कितनी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, हमारी GDP की क्या हाल है। हमारे 3.5 रुपए का, हमारा 1 रुपया इंडिया का और हमारे तकरीबन 3.25 रुपए, आप अंदाजा लगाएं इकट्ठे आज़ाद हुए। और दुश्मन जो है वो, हम बात करते हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने की, तो वाकई वो पढ़ रहे हैं, वो चांद पे भी जा रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी बेहतर है। हमारे यहाँ हम आज भी उसी जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। तो स्टेक होल्डर्स को बैठने की जरूरत है। ये तो अब जी थोड़ा सा बाद में आगे जाके पता चलेगा कि सियासी इस्तेहकाम एक हल्के की हमने बात कर रही है। अब देखिए पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मुझे वकात से थोड़ी सी ना जो सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियां वो पूरी है पुलिस की। इरफान की यहाँ पे खबर है, पूरम ने इंतखाबात लड़ाई झगड़ा करने वालों से श्योरिटी बॉन्ड लिए जाएंगे। पुलिस की तैयारी, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर आपको श्योरिटी देनी होती है। देखें इस चीज़ का तो कई बार इजहार किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, IG साहब की तरफ से, कि भाई हमें तो जब कहेंगे हम पुरअमन इलेक्शन करवा देंगे। फिर आपकी जो आर्मी है वो स्टैंड बाई पे है, बल्कि बहुत सारे जो हसास स्टेशन है वहाँ पे तैनात भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह का सिनेरियो है इलेक्शंस का, पुरअमन ही गुजरेंगे राव साहब। उसकी वजह यह है कि वो चमक धमक भी नहीं है। जिस तरह राव साहब ने कहा कि बल्ला ना होने की वजह से, एक जमात ना होने की वजह से, तो वो अट्रैक्शन भी पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है, तो लोगों के दौर में खौफ भी है पुलिस का।
तो मेरी ज़ाती ये राय है कि ये पुरअमन इलेक्शन होंगे, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस है। इस 9 मई के से लेकर अब तक ज़ीरो टॉलरेंस देखी गई है, और मेरा ख्याल है इलेक्शन के दिन भी ये कुछ देखा जाएगा। करीब आ रहा है तो चीज़ें पता चलती जाएंगी। हमने जाना है जी क्लोजिंग की तरफ। हेडलाइंस होंगी, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कुछ खबरें बाज़गश्त कर रही हैं कि गैर मेयारी सिलेंडर्स जो हैं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंतज़ामिया को सीएम साहब ने टास्क दिया है कि जहां कहीं गैर मेयारी सिलेंडर की फ़रोख्त हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले तो एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है, हम माफिया को तो एक साइड पर रख देना। ये गैर मेयारी सिलेंडर जो हम ख़रीद के लेकर आते हैं ख़ुद हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारे घरों में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं कि पूरी फैमिली समटाइम जो है वो दांव पर लग गई। दुकानें पूरी की पूरी जलकर खाकस्तर हो गई, घरों का सामान जल गया। तो ऐसे में डिसाइड हमने करना है कि हमने मेयार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पैसों का आई कैन अंडरस्टैंड, घर बैठे लोग कहते हैं इनके लिए बातें करना बड़ा आसान है, इनके पास तो पैसे होंगे। हमारे से पूछे जिनको सब चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, तो प्लीज़ थोड़े से पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, मुझे पता है गैस नहीं आ रही है तो अल्टरनेट एलपीजी सिलेंडर की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सारे घरों में एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल हो रहा है जहाँ गैस आ ही नहीं रही है। अब ऐसे में अगर आप थोड़ा सा पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देंगे तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा। खैर, अब माफिया पे आ जाएं। एक तरफ तो ये है ना, कुछ माफियाज ऐसे भी होते हैं कि आपको कह देते हैं ये बड़ा अच्छा सिलेंडर है, मेयारी सिलेंडर है, पैसे पूरे ले लिए जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। अब मेयारी सिलेंडर की पहचान क्या है? आप अगर सिलेंडर खरीदने गए हैं तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? इंतज़ामिया किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही है? फाइन्स मेरे ख्याल से बहुत हैवी होने चाहिए। जिन जगहों पर मीडिया को देख के लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, अगर वो माफिया नहीं है तो उनके वहां से जाने का सबब क्या है? इन चीज़ों पे मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को अपने कान और आंखें दोनों चीज़ें खोलनी चाहिए। अच्छा जी, मजीद इसी टॉपिक को हमने आगे बढ़ाना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवाम की कुव्वत ख़रीद की, जो कि बुरी तरह मुतासिर है। महंगाई इतनी है, गैस बिल्कुल नहीं है, अल्टरनेट एलपीजी सिलेंडर पे लोगों को जाना पड़ता है। कैसे इंश्योर कराया जा रहा है कि जो कीमतें हैं उसी का इत्तलाक हो, लोगों को उसी कीमत पर ही सिलेंडर मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कीमत की भी बात भी करूँगा। सबसे पहले मैं मोहसिन नकवी का बेहद मशकूर हूँ कि मेरे 20 साल की मेरी मेहनत, मैंने ये सारी आपको किताब दिखाई, ये सारे मैं 20 साल हो गए मुझे गैर मेरे स्टैंडर्ड पर काम करते हुए। मैंने मोहसिन भाई से एक ही बात की थी, मोहसिन भाई मेरा ज़िंदगी में एक काम कर देंगे। मेरी काज है गैर मेरे स्टैंडर्ड जब घर में जाता है तो किसी पूरा का पूरा खानदान, इस वक्त 2 से 3 तो ब्लास्ट होते हैं, 4 से 6 जाने में जा रही है। पूरे पाकिस्तान में किसी को अंदाज़ा नहीं है। हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी नहीं चलाई। हुकूमत के कई इदारे ऐसे, यानी ओगरा है, बाकी इदारे हैं, और इतनी कानून की लाकानूनियत है कि आप यकीन करें, मैंने यहाँ पे कारखाने में बंद कराता हूँ, शाम को सुबह वो खुल जाते हैं। ये इतनी ताकतवर माफिया है। मैं सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ मोहसिन नकवी का, छोटे भाई की तरह है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये मेरी काज इंशाल्लाह। जब मैंने एक पोस्ट निकाली थी कि मोहसिन नकवी एलपीजी इंडस्ट्री की बका का जो है ना मेरी आखिरी उम्मीद है, तो मुझे लोगों ने बहुत तनकीद का निशान मिला। आज वो लोग सुन लें, इंशाल्लाह ताला मैं मोहसिन नकवी के साथ करूँ और गैर मेरे सिलेंडर के खात्मे तक इंशाल्लाह जंग जारी। और मैं मोहसिन भाई एक बात आपको जरूर इस आपके नेटवर्क के तले से बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें छोटी सी जो मिस्टेक हो रही है, जो अभी तक आपने तकरीबन 500 से ज़्यादा जो FIR हुई हैं, लोग पकड़े गए, दुकानें बंद हुई, लेकिन उसमें मोहसिन साहब एक बात मैं आपके प्रोसेस से कहना चाह रहा हूँ, मुलाकात में भी कहूँगा कि उसमें ये वगैरह गरीब दुकानदार और जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, उनके खिलाफ भी एक्शन क्रॉस द बोर्ड हुआ है। हाँ, बिल्कुल एक्शन होना, जहाँ पे गैर मिली सिलेंडर पड़ा है उनके खिलाफ एक्शन। लेकिन इंतजामिया ने या मोहसिन नकवी साहब की ऑर्डर के बाद देखा नहीं है कि वो दुकान जो है उसके ऊपर सिलेंडर है ही। उन्होंने एक साइड सारी दुकानें सील कर दी। उसके बाद वो आए इंतजामी लोग, उन्होंने हर बंदे ने 5-5 हज़ार पकड़ा, उसको खोलना शुरू कर दिया, यानी कि नई दुकान खुल गई। ये हमेशा होता है, ब्यूरोक्रेसी इस तरह करती है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल गुजरांवाला तक जाएंगे जहाँ पे सिलेंडर बनता है। देखिए, मैंने इस एप्लीकेशन में वाज़ह तौर पे लिखा है, जो मौसम भाई ने ऑर्डर किए कि गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा करना है। वो जहाँ गुजरांवाला में जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको बंद करना है। उसके बाद हमने शाह आलम मार्केट में जहाँ
बहुत से खिलौने बिक रहे हैं, हमने उसको बंद करना है। हमने हार्डवेयर दुकान में पूरे मुल्क में सिलेंडर जो सेल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हार्डवेयर दुकान पे किसी सूरत सिलेंडर सेल नहीं वहाँ हो सकता, कानून उसकी इजाज़त ही नहीं देता। लेकिन वो हार्डवेयर दुकानों पे चमकीले सिलेंडर लगे हुए और सादा लोग हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो सिलेंडर उठाते हैं घर पे। लेकिन जिस शहजाद अब्दाली ने कहा उस सिलेंडर का बिल्कुल कागज़ की तरह बना, उसका अंदाजा नहीं किसी को होता। लेकिन लोगों की कुफ्ते खरीद नहीं है क्योंकि वो सस्ता सिलेंडर है, जो मैरी सिलेंडर है वो ज़रा महंगा सिलेंडर है वो नहीं। लेकिन बात यह कि मैरी सिलेंडर उस वक्त बनेगा और यह खरीदा जाएगा जब गैर मैरी सिलेंडर का खात्मा होगा। चूंकि हम बाहसियत कौम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम सिलेंडर बनाते जा रहे हैं। वो कारखाने आप 400 से ज़्यादा कारखाना जो गुजरांवाला में काम कर रहा है, मैंने 2-3 दफ़ा बंद कराए, नहीं होते। मैं इंशाल्लाह गुजरांवाला मोहसिन नकवी के साथ खड़ा हूँगा। मेरी ये ज़िंदगी की काज है, मुझे 20 साल लगे इसको करते हुए। सब लोग देखते हैं, तमाम मीडिया के नेटवर्क से लोग देखते हैं गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरी मोहसिन नकवी आखिरी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला इस इंडस्ट्री को बचाएंगे। और मैंने इस काज शुरू की है मोहसिन भाई, अगर हमने एक जान बचा ली हमने गो इंसान। बिल्कुल, बहुत बड़े नाखुशगवार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि गैर मेयारी सिलेंडर की वजह से पूरे के पूरे घर तबाह हुए हैं। जिस तरह से थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना था कि अगर आप सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं तो ये पहचान है, तो प्लीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इस माफिया, ये किसी से ढका छुपा तो नहीं है इरफान साहब, इसको आगे लेकर आना है। एक रिवायती कार्रवाई होती है कि सील करके गए आप दुकान, अगले दिन दोबारा वो दुकान खुल जाती है। हमने अब कोई रास्ता निकालना है ना, इस माफिया को कैसे काबू करना है, कुछ तो आपके पास ऑप्शन हो। बिल्कुल, मेरे पास मैंने सारी तदबीर रात को बना के मैंने सीएम साहब को भिजवाई हैं कि हमने एलपीजी एसोसिएशन के नुमाइंदागान को बीच में शामिल करना है। मैंने उनसे हलफ लिया है कि आप जाएंगे ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। और अगर दुकान दोबारा खुलेगी वो एफिडेविट देगा कि मैं गैर मेरे सिलेंडर ना रखूंगा, ना बेचूंगा और ना उसमें गैस भरूंगा। मेरे ख्याल से चीजों का सरप्राइज विजिट कराने चाहिए आपको। जी बिल्कुल, मैं सरप्राइज विजिट कराने के लिए तैयार हूँ। सीएम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर, मैं हर लम्हा 24 घंटे तैयार हूँ। मैंने ऐसी जगह लेके जाऊंगा, आप यकीन करें कि लाखों की तादाद में सिलेंडर सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं, शालम मार्केट में मौजूद हैं। किसी की जरूरत, डीसी साहब के ऑर्डर निकले, आज 4-5 साल गुजर गए। शालम मार्केट में तमाम असिस्टेंट को हुक्म है कि हार्डवेयर दुकानों पर सिलेंडर गैर मेरे नहीं बिकना चाहिए, लेकिन बिक रहा है। लाहौर जैसे शहर में देखें, यहाँ पाकिस्तान की एलपीजी की सबसे बड़ी मार्केट है। 1200 मैट्रिक टन गैस डेली यहाँ बिकती है। कुदरती गैस नहीं आ रही किसी घर में भी, और वो 1200 टन गैस बिकती है। अंदाजा करने कि पूरे पाकिस्तान में गैस सिर्फ जो पैदा होती है वो 2000 टन पैदा, यानी 70% गैस जो पाकिस्तान में पैदा होती है और यहाँ फरोख्त होती है। इरफान साहब, एक और इशू ये है, महंगाई बहुत है, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देगी। ये जो हर मार्केट का रेट अलहदा है, इस पर भी तो कोई काम करे, कम से कम रेट तो एक हो, जो गवर्नमेंट रेट है उसको तो इम्प्लीमेंट कराए ना। यहाँ पे तो जिसका जो दिल कर रहा है वो पैसे वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं इसमें कहूँगा सबसे पहले जो मैं कमिश्नर लाहौर से रिक्वेस्ट है मेरी, उन्होंने लास्ट टाइम भी मीटिंग रमजान मुबारक में बुलाई थी और हमने कीमत को कंट्रोल कर लिया था। मेरी कमिश्नर लाहौर से और सीएम साहब से गुजारिश है फौरी मीटिंग बुलाएं। मैं फिर कहता हूँ कि दुकानदार जो है वो घर में गैस पैदा नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पैदा नहीं करता। हमने सप्लाई चेन को ठीक करना है। ओगरा की जिम्मेदारी है सप्लाई चेन को ठीक करना, पीछे से एलपीजी प्लांट से लेके या इंपोर्ट से लेके शिप से लेके चीज को। लास्ट टाइम भी सीएम के कहने पे सारी रात रमजान मुबारक में उन्होंने तमाम डीसीज को जगाया कमिश्नर साहब के हुक्म से। इतवार के रोज सीएम साहब के कहने पे इतवार के रोज तमाम डीसीज बैठे थे और कीमत हम वापस ले गए। इंशाल्लाह ताला अब भी कीमत पे कंट्रोल करते हैं। मेरा यही कहना है कि किसी दुकानदार को अपने घर में कोई गैस पैदा नहीं करता, ताकि उसकी कीमत कंट्रोल करने के लिए ओगरा ने तमाम इख्तियारात एसी और डीसी को दिए में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। अब इस अमर की जरूरत है कि आप हैवी फाइन्स करें, जुर्माने करें, या किसी को मिसाल तो बनाएं ताकि इस माफिया को रोके। इस पर इरफान साहब से मैं बात करूंगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। तो इरफान साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। माफिया का सबको पता है कहाँ कहाँ मौजूद है, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। मेरे ख्याल से कुछ हैवी फाइन्स करने चाहिए, किसी को मिसाल बनाना चाहिए ताकि इनमें भी खौफ हो कि हमने अब ये काम नहीं करना। उससे भी पहले मैं जो मेरी ज़िंदगी का जो 20 साल की ये सारा एक्सरसाइज करते जो एक्सपीरियंस बना, सबसे पहले कानून साजी होनी चाहिए। इसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस, और यानी अभी तक कानून साजी नहीं है। आप यकीन करें, मैं कारखाने बंद करा के, मैं आमिर जान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम थे, वो डीसी गुजरांवाला थे, वो कारखाने सील करके वापस आए। 1 लाख कुछ सिलेंडर उन्होंने पकड़ा, आकर के बैठे तो उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी।
तो वो आकर के बैठे, तो वो एक बंदे ने जो उसने कहा जी किससे मिलना है, वो उसके सामने बंदा आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा है, तो उसने पूछा किससे मिलना, कहते जी आपसे मिलना है, क्यों, उन्होंने कहा ये गुलाम दस्तगीर साहब बात करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन पे बात करी, वो कारखाने उनको खोलने पड़ गए। इसी तरह मैं कारखाने बंद कराता हूँ, यानी कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। मैंने ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में सारी रात हमने रमज़ान मुबारक में काम किया, सीएम के कहने में तमाम ऑफिस खुले, डीसी शेखपुरा में मीटिंग की, डीसी लाहौर में मीटिंग की, डीसी कसूर ननकाना ने मीटिंग की। तो हमने इतनी कोशिश के बाद ओगरा अथॉरिटी ने क्या किया कि यहाँ पे 35 प्लांट काम कर रहे हैं, 35 प्लांट काम ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कारखाना जो कि मेरे तलक से था, जिसको अभी लाइसेंस नहीं मिला था, अभी बन रहा था, उसको जाके सील कर दी। यानी 35 के 35 ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, पकड़ा वो गया जो भी जिसको भी लाइसेंस ही नहीं मिला था। यानी यहाँ पे कानून साजी करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि गैर मेरी सिलेंडर के तलक से जो बनाए, जो फरोख्त करे, उसके लिए सजाए मौत का कानून आना चाहिए। उससे पहले देखिए, ये फाइन शाइन अभी 285 लगती है, जो आतिशबाजी चलाने पे लगती है या रखने पे लगती है, 285 का ला है, और वो पुलिस वाले उसमें अपने बंदे को डालते हैं बीच में, एक चक्कर लगाते हैं, उसका 20,000 रुपये उसका रेट है। अगर पर्चा नहीं देना तो 20,000 रुपये, अगर पर्चा देना है तो 10,000 रुपये, रात को जाके घर से लो, सुबह जमानत करा लो। यहाँ पे 700 से जायद मुकदमात पिछले साल में हुए, लेकिन बात ही कोई एक दुकान बंद नहीं हुई। बात यह है कि ये कितना नजला गिरता है, गरीब दुकानदार पे गिरता है। मैं कहता हूँ इसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक बनना चाहिए, ताकि उन लोगों का फर्क किरदार तक हम पहुंचा सकें। मैंने रिंग रोड पे एक कारखाना, जो बड़े बड़े बोझर आप देखते हैं, बड़े बड़े बोझर बना रहा था, मैंने कारखाना पकड़ा, जाके ओगरा की टीम साथ गई, तमाम आपकी मीडिया की टीम साथ, हमने वो कारखाना सील कर दिया। 3 दिन के बाद वो कारखाना भी खुल गया, उनको ओगरा ने लाइसेंस जारी कर दिया। बात यह है कि यहाँ पे जिसका काम है वो कर नहीं पा रहा था, ओगरा अथॉरिटी का काम है जिसने अपने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को एक्टिव करे। चेयरमैन गुजरावाला तशरीफ ले गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि एसोसिएशन के नुमाइंदों को शामिल करें। एसोसिएशन नुमाइंदों से पहले हल्फ लें कि मैंने हल्फ लिया, जिस तरह के हल्फ लें, हमने गैर मेरी सिलेंडर किसी को ना रखेंगे, ना बेचेंगे, ना उसमें फरोख्त करेंगे। कोई सहूलत कार भी होगा तो वो जेल खट जाएगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर मेरे बेटे इस बिजनेस में है, वो काम करते हैं, अगर वो गैर मेरे सिलेंडर में मुलव्वस पाए जाए, वो सबसे पहले उसको जेल में डालें। बिल्कुल। बात ये है कि ये इंसानियत के साथ इतना बुरा सलूक जो हो रहा है, आप देखें एक एक घर का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अब सखर में एक वाकया हुआ, 11 लोग मारे गए। ये फुटेज आप देख रहे हैं, यकीन करें रात को सो के नींद नहीं आती। 2 से 3 धमाके डेली, 3 से 4 से 6 जाने जा रही हैं। आप अंदाजा करें कौन जिम्मेदार होगा इसका। हमने तो बिल्कुल इसका आवे का आवा बिगड़ा, गुजरांवाला की तरफ हम रुख करते ही नहीं है। सीएम साहब खुदारा एक गुजरांवाला हम लोग रुख करें इंशाल्लाह ताला। वहां पे जिना रोड की एक मार्केट है, एक ही मार्केट के अंदर जो सिलेंडर बन रहा है और फरोख्त हो रहा है, 400 से ज्यादा कारखाने। मैंने अपनी एप्लीकेशन में एक एक चीज और एक एक एविडेंस दिया हुआ है। मैं अगर मेरा एविडेंस गलत निकला है तो मैं सजाए मौत के लिए तैयार हूं। मैंने इसमें 20 साल काम किया सीएम साहब, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ हूं, और गैर मेरे सिलेंडर के खात्मे तक ये इंडस्ट्री की बका सिर्फ आपके तलक से मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी सब काम करेंगे तो शायद ये इंडस्ट्री बच जाएगी। और मेरे ख्याल से इसके बाद इस माफिया को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से शर्म कर लेनी चाहिए कि आप लोगों की वजह से किसी के घर किसी के कारोबार तबाह हो जाते हैं। लेकिन अगेन इस पर प्रॉपर कानून साजी की ज़रूरत है, किसी को मिसाल बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस माफिया को भी डर और खौफ हो। जहां तक रह गई बात, सीएम साहब ने अहकाम दिए हैं, इंतजामिया को मुतहरिक किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि निशानदेही करें, जहां कहीं पर ऐसी दुकानें हैं हम तक फुटेजेस भेजें। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, हम तक ये वीडियोस भेजें बना के, हम इसको ऑनर करेंगे। हम और आप मिलजुल कर इस माफिया का खात्मा करेंगे। इरफान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।